सबको एक खतरनाक सर्वाइवल गेम में डाल दिया गया था जहां लोग सुपर पावर्स के लिए पागल हो गए थे और मैं अकेला था जिसने अनलिमिटेड मनी चुना था। सबने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि एपोकलिप्स में पैसे का क्या फायदा। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि असली खतरा जॉम्बीज नहीं थे। असल में सुपर पावर्ड जीवित लोग कहीं ज्यादा खतरनाक थे। तभी सिस्टम का अनाउंसमेंट आया कि हम 300 प्लेयर्स सीधे गेम में उतारे गए हैं। सिस्टम ने बताया कि हम सब असल दुनिया में मर चुके थे और ये मौका हमें दूसरी जिंदगी पाने का मिला है जिसमें हमें अपोकैलिप्स गेम में बचना है। फिर अगला चरण आया जहां हमें अपने शुरुआत के आइटम्स चुनने थे। मैंने शेल्फ पर रखा सामान देखा जो ज्यादातर रैंडम सुपर पावर्स थे। दूसरे प्लेयर्स पागल होकर उन्हें में लेने लगे, लेकिन मैं सीधे लिस्ट के आखिरी पन्ने पर गया और वहां एंडलेस वेल्थ नाम का कॉइन देखा। मैंने बिना सोचे समझे उसे ले लिया। मेरे साथ आया क्लास मॉनिटर वंगटेंग जिसने माइंड कंट्रोल चुना और मुझे कॉइन लेते देखकर ताना मारा। उसने कहा, मार्क, तुम सच में पैसे के लिए पागल हो? दुनिया खत्म होने वाली है। मैं जवाब भी देने से पहले ही वो क्लास ब्यूटी ल्यू रुयन की तरफ मुड़ा जिसने द पावर ऑफ लव चुना था। वो कहती थी कि मैं हर इंसान को अपना बना सकती हूं, यहां तक कि ज़ॉम्बीज भी मुझसे प्यार कर लेंगे और सच्चे प्यार की ताकत से मैं जरूर बच जाऊंगी। जब सारे आइटम्स चुने जा चुके थे, सिस्टम ने फिर से कहा कि अब 1 साल है अपनी एबिलिटीज ट्रेन करने और युद्ध के लिए तैयार होने का। 12 महीनों बाद अपोकलिप्स मोड शुरू होगा और सिर्फ एक ही विजेता इस गेम से बाहर निकल पाएगा, जो आखिरी सर्वाइवर होगा। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए जो टीम बनाने का प्लान कर रहे थे। अब एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। इस सर्वाइवल गेम में दोस्त नहीं थे, सभी दुश्मन थे। मैं एक पल भी गंवाए बिना वहां से निकल गया और अपनी अपोकलिप्स सर्वाइवल योजना शुरू की। मैंने वर्ल्ड मैप स्कैन किया और एक आइसोलेटेड आइलैंड चुना जो फॉल्ट लाइन पर नहीं था और मेजर स्टॉर्म बेल्ट से दूर था। वहां एक प्राकृतिक फ्लैट एरिया था, एयर स्ट्रिप बनाने के लिए परफेक्ट, और पहाड़ों से घिरा हुआ था जो नेचुरल कवर का काम देते थे। मैंने 1 अरब खर्च करके पूरा आइलैंड खरीद लिया। मैंने उसे फ्यूचर आइलैंड नाम दिया और कहा कि मैं इसे टूरिज्म के लिए डेवलप कर रहा हूं। मैंने एक साथ 10 बड़े क्रूज शिप्स खरीदे, एनपीसीज के साथ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स किए और सारे भारी मशीनरी और बिल्डिंग मटेरियल उस आइलैंड पर भेज दिए। एनपीसी एग्जीक्यूटिव्स से कड़े एंड डीए साइन करवाए ताकि उन्हें फ्यूचर आइलैंड का असली लोकेशन पता ना चले, और जब क्रूज शिप्स वहां पहुंचे तो ये सब छुपा रहा। कामगारों ने मिलकर एक मैकेफस्ट एयर स्ट्रिप बनाया। फिर मैंने 100 प्लेन्स चार्टर किए ताकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दुनिया भर से आ सकें। वे दिन रात मेहनत करते रहे ताकि फ्यूचर आइलैंड किसी के रडार पर ना आए। मैंने पहले से सिग्नल जैमर्स खरीदे और सभी वर्कर्स के फोन जब्त कर लिए। मैंने आइलैंड पर 10 अल्ट्रा रेनफोर्स्ड फोर्ट्रेसेस बनाए, सभी मटेरियल्स टॉप ग्रेड और मैग्नीट्यूड 12 अर्थक्वेक तक सहन करने वाले। हर फोर्ट्रेस का बाहरी हिस्सा कैमोफ्लाज्ड था ताकि सैटेलाइट्स से पकड़ में ना आए। लेकिन यह सब तो बस दिखावा था। असल डूम्सडे बंकर तो जमीन के नीचे था, जो न्यूक्लियर स्ट्राइक्स और बायोकेमिकल अटैक्स से भी बच सकता था। यहां तक कि टनलिंग ज़ॉम्बीज भी नहीं तोड़ पाते। 5 मीटर मोटी सॉलिड स्टील की दीवारें थीं। सरफेस फोर्ट्रेसेस में सीक्रेट पैसेजेस थे जो जमीन के नीचे से जुड़ते थे, लेकिन वे पैसेजेस बहुत तंग बनाए गए थे। एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति वहां से गुजर सकता था। अंदर मेज जैसा था और सही रास्ता मिलना भी बड़ी बात थी। मुख्य दरवाजा पार करना मतलब ट्रैप्स से बचना नहीं था। अगर कोई पैसेज ध्वस्त हो गया तो मैं दूसरे रास्ते से सरफेस पर वापस आ सकता था। अपोकलिप्स में एनर्जी सब कुछ थी, इसलिए मैंने आइलैंड पर विंड टर्बाइन्स लगाए, साथ ही टाइडल और न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स भी लगाए और पानी की समस्या के लिए रेन वाटर कलेक्टर्स और सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम्स भी बनाए। मैंने ग्राउंड वाटर प्यूरिफिकेशन इक्विपमेंट भी लगवाया जो अपोकलिप्स के कंटैमिनेटेड पानी को पीने लायक बनाता था। साथ में इंस्टेंट हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन भी था। इंस्टेंट लो टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन, अल्ट्रावायोलेट और केमिकल स्टेरिलाइजेशन की व्यवस्था भी थी। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम विशेष रूप से बंकर के सीवेज के लिए थी। बाढ़ से बचाव के लिए सभी दीवारें वाटरप्रूफ थीं। ब्लास्ट डोर्स एयर टाइट बंद हो जाते थे और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बहुत मजबूत था। मैंने कई एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स लगाए ताकि अंडरग्राउंड शेल्टर में हमेशा साफ और भरपूर हवा रहे।
साथ ही 1 लाख ऑक्सीजन कैनिस्टर्स भी जमा किए। जरूरत पड़ने पर खुद को अंडरग्राउंड शेल्टर में बंद करने के लिए 12 अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए। अगर एक या दो फेल हो जाएं तो बाकी काम कर सकें। हर कंपार्टमेंट का अलग काम था। 3 में लेटेस्ट ऑटोमेटेड फार्मिंग टेक्नोलॉजी थी, जो सब्जियां उगाती, मछली पालती और मुर्गियां रखती थी। मैंने 2 वेयर हाउसेज में 10 साल के लिए पर्याप्त सप्लाईज जमा किए थे, दवाइयां, खाना, पानी। और जब भी एनपीसीज को मेरे कंस्ट्रक्शन पर शक होता, मैं उन्हें पैसे देकर चुप करा देता था। फिर मैं ईगल लैंड गया और भारी हथियार खरीदे, जिनमें मोबाइल कॉम्बैट रोबोट्स भी शामिल थे। साथ ही रेकनेसेंस ड्रोन्स भी खरीदे। और इतना पैसा खर्च करने के बाद ब्लैक मार्केट से 2 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हासिल किए, कहीं एक खाड़ी में। मैंने न्यूक्लियर सबमरीन और एक जेट भी छुपा रखे थे। अंडरग्राउंड बंकर से सीधे सबमरीन डॉक तक एक सुरंग बनी थी, ताकि एबिलिटी वाले प्लेयर्स आइलैंड तक न पहुंच सके। मैंने मूल आइलैंड के आसपास आर्टिफिशियल रीफ्स भी लगाए, ताकि कोई बड़ी नाव पास होकर आसपास ही फंस जाए और डूब जाए। पूरी कोस्ट लाइन पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई और आसपास के पानी में हर जगह एक्सप्लोसिव्स लगाए। मैंने रडार सिस्टम्स भी लगाए, ताकि कोई भी आइलैंड के करीब आने वाली चीज को समय रहते पकड़ सकूं और नष्ट कर सकूं। आसमान में एक बड़ा इलेक्ट्रिक ग्रिड बनाया, ताकि इन्फेक्टेड पक्षी भी आइलैंड पर न उतर सकें। और 1 साल में आइलैंड की सुरक्षा पूरी तरह से तैयार हो गई। मैंने दुनिया भर में टूरिज्म साइट्स बनाने का दिखावा किया, ताकि बाकी प्लेयर्स को शक ना हो। ये रिजॉर्ट्स असल में बैकअप लोकेशंस थे। मैं वहां बिना रिफ्यूल किए उड़ सकता था। और जब आखिरी बैच के एनपीसीज को भेज दिया, तो आइलैंड पर मैं अकेला रह गया। मैंने एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी खरीद ली और 6000 से ज्यादा सैटेलाइट्स पर कब्जा कर लिया, ताकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन चलता रहे। उस साल के दौरान मैंने एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियां भी खरीद लीं और आखिरी हफ्ते में सारे प्लेन्स और शिप्स नष्ट करवा दिए। पूरी दुनिया जानती थी कि सबसे अमीर आदमी ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन खत्म कर दी। एनपीसीज ने उसे पागल समझा, लेकिन प्लेयर्स समझ गए ये ग्लोबल टाइकून भी उनका मुकाबला था। तभी प्लेयर चैट में नोटिफिकेशन आया। वंग तेंग ने मुझसे पूछा, मार्क, क्या वो ग्लोबल टाइकून तुम ही हो? वो ही था जिसने मुझे एंडलेस वेल्थ चुनते देखा था, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। 1 हफ्ते बाद एपोकलिप्स आ गया। वो प्लेयर्स जो अपनी एबिलिटीज मैक्स कर चुके थे, लड़ने के लिए तैयार थे। 300 प्लेयर्स के नाम और आईडीज पब्लिक स्क्रीन पर दिखे। मैं नंबर 99 था। वांग तिंग नंबर 100 था। ल्यू यनरुन नंबर 101। सिस्टम ने कहा अपोकलिप्स शुरू हो चुका है। ये गेम तब तक चलेगा जब तक एक ही प्लेयर बचा रहेगा। किसने सोचा था अपोकलिप्स की शुरुआत दुनिया भर में बारिश से होगी? लगातार बारिश ने भारी बाढ़ ला दी। फ्यूचर आइलैंड भी प्रभावित हुआ, लेकिन आइलैंड छोटा था। 2 दिन बाद बादल हट गए। मुझे अंडरग्राउंड बंकर में छुपने का मौका भी नहीं मिला। सभी एबिलिटी यूजर्स चौंक गए थे। वो भी इस दुनिया में बिना कुछ लिए आए थे। पूरे साल अपनी पावर्स ट्रेनिंग करते हुए पैसे कमाने में लगे थे। संघर्ष तो था ही। उनके जमा किए सप्लाई बहुत कमजोर थे। कुछ प्लेयर्स जो क्राइम में लगे थे, वे ही एक विला खरीद पाए थे और बेसमेंट में शेल्टर बनाया था। बाढ़ ने बेसमेंट को सबसे पहले मारा। सारी सप्लाईज खराब हो गईं। पूरा विला पानी में डूब गया। कुछ ने शेल्टर्स और अंडरग्राउंड गराजेस बनाए थे, वे भी पूरी तरह से पानी में डूब गए। ऊंची मंजिलों वाले शेल्टर्स अभी सुरक्षित थे, लेकिन बारिश रुकी नहीं। अंडरग्राउंड प्लेयर्स की कमजोर सप्लाई धीरे धीरे खत्म होने लगी। सब घबराने लगे और मैं आराम से स्नैक्स खा रहा था और एक लाइव स्ट्रीम देख रहा था, जहां स्ट्रीमर पर्दे के पीछे छुपा था। वह एक बिल्डिंग के सामने छुपकर सीक्रेटली फिल्म बना रहा था, जहां एक प्लेयर फायर पावर्स का इस्तेमाल कर सप्लाईज पर हमला कर रहा था। भाई, ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, ना ही कॉस्प्ले। ये एक असली एबिलिटी यूजर है, जो पहले हमारे कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी गार्ड था। अब वो दरवाजे जलाते हुए चोरी कर रहा है। ये उसकी 10वीं चोरी है और चैट में सब खौफ में है। मतलब एबिलिटी यूजर्स सच में मौजूद हैं। क्या इसका मतलब अपोकलिप्स आ चुका है? स्ट्रीमर संभल जा, जैसे ही ये बिल्डिंग खत्म करेगा अगली तेरी बारी है। क्या फायर पावर भरोसेमंद है? फायर पावर ने एनपीसीज को सूचित कर दिया। तभी स्वाट अधिकारी और रेस्क्यू बोट्स आ गए। पूरे कॉम्प्लेक्स को घेर लिया, हथियार ताने। स्ट्रीमर के हाथ एक्साइटमेंट से कांप रहे थे। दोस्तों, पहली बार गनफाइट देख रहा हूं, ये गार्ड की आग असली है। उसने सेकंडों में स्टील गेट पिघला दिया। स्वत टीम ने बिल्डिंग पर धावा बोला।
गोलीबारी जबरदस्त थी। अचानक एक शख्स छत से उड़कर सीधे बाढ़ में गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद मैंने ग्लोबल चैट में उस प्लेयर का नाम ग्रे होते देखा, मतलब वो मर चुका था। तभी वांग तेंग ने फिर मुझसे चैट किया, मार्क चलो टीम बनाते हैं, हम पुराने क्लासमेट्स हैं, हमारे नंबर्स पास पास हैं, अगर साथ आए तो अंत तक पहुंचेंगे। वो बेधड़क वीडियो रिक्वेस्ट भेजता रहा, पर मैंने नजरअंदाज किया, क्योंकि अगर हम आखिरी दो बचे तो वो माइंड कंट्रोल से मुझे मारकर अकेला जीतेगा। क्या उसने मेरी समझदारी को कम आंका या खुद को ज्यादा? पानी और पावर कट गए, खाना खत्म हो रहा था। 3 महीने की बाढ़ ने एनपीसीज की उम्मीदें तोड़ दी। आखिरकार कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया। सबने जोखिम उठाए, लूटपाट और आगजनी शुरू हो गई। प्लेयर्स भी भीड़ में घुल मिल गए, बचने का रास्ता खोज रहे थे, लेकिन एबिलिटीज छिप नहीं सकती थीं। ये उच्च अधिकारियों की नजर में आ गई। उन्होंने सीधे आदेश दिए कि एबिलिटी यूजर्स को पकड़ो। पकड़े गए लोगों को रिसर्च फैसिलिटीज भेजा गया। 1 महीने में 30 प्लेयर्स पब्लिक स्क्रीन पर दिखाए गए। तभी प्लेयर्स घबराए हुए पक्षियों की तरह थे। हर कोई सतर्क था और मैं एक अलग दुनिया में था। अपनी सब्जियों की देखभाल कर रहा था, अपने मैंशन में गेमिंग कर रहा था, अपने पूल में तैरता। फ्यूचर आइलैंड स्वर्ग जैसा था। मैं अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन अच्छे वक्त ज्यादा नहीं टिकते। आखिरकार मेरी पहचान उजागर हो गई। किसी ने अनोनिमस वर्ल्ड चैट में पोस्ट किया, प्लेयर 99 दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। उसने अपोकलिप्स से पहले बहुत शेल्टर्स बनाए होंगे। प्लेयर 99 को ढूंढो और सब बचेंगे। लॉन्ग साइलेंट वर्ल्ड चैट फट पड़ा। प्लेयर 99, अपना चेहरा दिखाओ, तुम अकेले मस्ती कर रहे हो जबकि हम सैकड़ों सफर कर रहे हैं। कितना क्रूर और निर्दयी हो तुम। हाँ, ऐसे प्लेयर्स को खत्म करो, 99 को पकड़ो और हम बचेंगे। सभी ने हमला किया। सारे प्लेयर्स पागल हो गए। वे मुझे मार डालने को बेताब थे। मैं तो बस चैन से छुप जाना चाहता था, पर तुमने मुझे बाहर बुलाया। मैंने वर्ल्ड चैट में लिखा, सब लोग शांत हो जाओ, मैं प्लेयर 99 हूं, तुम्हें शेल्टर्स चाहिए। मैं शेल्टर्स दे सकता हूं, लेकिन 4 देशों में ही बनाए हैं, ड्रैगन, ईगल, हैंस और कैंगरू। और हर शेल्टर में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग रह सकते हैं। मैंने वर्ल्ड मैप पर 4 जगह मार्क की है। तुम्हारे पास 200 से ज्यादा लोग हैं, सबको जगह नहीं मिलेगी। फिर भी मैं तुम्हें शेल्टर के पासवर्ड्स दूंगा। पहले आओ, पहले पाओ, मुझसे मत लड़ो। जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला, सारे प्लेयर्स पागल हो गए। जो पहले शेल्टर पहुंचे वो बाढ़ से बच गए। रातों रात कुछ प्लेयर्स पहुंच गए, जिनमें ज्यादातर स्पीड बेस्ड एबिलिटीज वाले थे। शेल्टर ऊंचे स्थान पर बना था, बाढ़ के पानी से सुरक्षित। जब उन्होंने दरवाजे खोले और अंदर गए, ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में कदम रखा हो। मैंने ये 4 शेल्टर्स बहुत आलीशान बनाए थे। हर तरह की सुविधा थी। फ्रीजर फ्रोजन फीस्ट से भरे थे। प्लेयर 58 ने गर्व से वर्ल्ड चैट पर लाइव स्ट्रीम शुरू किया। कभी सोचा नहीं था कि शेल्टर ऐसा होगा। पैसे सच में खुशी खरीद सकते हैं। अंदर वे स्टेक और लैम खा रहे थे, रेड वाइन पी रहे थे। मेज डेलिकेसीज से भरी थी। प्लेयर 58 ने बताया कि 12 लोग पहले ही अंदर थे। उन्होंने ड्रैगन किंगडम शेल्टर को लॉक कर दिया था। संसाधन सीमित थे, कोई और अंदर नहीं जा सकता था। बाकी प्लेयर्स अभी भी रास्ते पर थे। स्ट्रीम देखकर वे पागल हो गए। शेल्टर के बाहर प्लेयर्स लहरों में पहुंचते रहे। बाढ़ में डूबने या भूखे मरने से बेहतर था ये जिंदगी की डोर पकड़ना। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उन्हें मजबूर कर दिया। वे अंदर वालों से गुहार लगाते रहे कि दरवाजे खोलो, लेकिन अंदर वाले सब दरवाजे और दीवारें बंद कर चुके थे। चाहे कितनी भी जोर से दरवाजे पर धमाके करते या एबिलिटीज लगाते, दरवाजा नहीं खुला। जैसे ही अंदर वाले जश्न मना रहे थे, मैं अचानक आया और बोला, क्या 20 की जगह नहीं थी? क्या 8 और लोग नहीं आ सकते? मेरे पास एक और ओवरराइड कोड है। दरवाजे बंद होने के बावजूद मैं अंदर पहुंच सकता हूं। हिडन डोर साउथ ईस्ट में है। दीवार के नीचे जो सजावटी ईंट है, उसे घुमाओ और छिपा हुआ दरवाजा खुल जाएगा। बाहर वाले प्लेयर्स पागलों की तरह हिडन डोर की ओर भागे। उन्होंने पुरानी सजावटी ईंट घुमाई। एक असली छिपा हुआ दरवाजा दीवार में खुल गया। प्लेयर्स अंदर घुसने के लिए लड़ने लगे। आखिरी 8 जगहों के लिए संघर्ष हो रहा था। एक कमजोर लड़की पीछे रह गई। तभी उसके हाथों से बेलें निकलीं। बेलें भीड़ पर झपट पड़ी। तुरंत कई प्लेयर्स गिर पड़े।
ब्लेड एबिलिटी वाला प्लेयर जल्दी से बेलें काट कर हवा की एक ब्लेड फेंकी, जिसने बेल वाली प्लेयर की गर्दन काट दी। ब्लेड प्लेयर सबसे पहले दरवाजे पर पहुंचा, ओवरराइड कोड डाला और दरवाजा खुल गया। वह अंदर गया, बेहद उत्साहित। उसके बाद एक प्लेयर ने लाइटनिंग स्ट्राइक से पूरी भीड़ गिरा दी। दूसरा प्लेयर तेजी से दरवाजे से अंदर घुसा। तीसरा प्लेयर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, एक प्लेयर जमीन पर उसके पैर से चिपक गया। गिरा प्लेयर एक डरावनी मुस्कान के साथ जहर भरे नाखून उसके जांघ में घोंप दिया। जहर प्लेयर अभी भागने ही वाला था कि एक स्टील सख्त हाथ उसके सीने में पीछे से घुसा। एक एक कर प्लेयर सैंक्चुअरी के बाहर गिरने लगे। जीने की चाह ने उनकी आखिरी इंसानियत भी छीन ली। तो सिस्टम की एबिलिटीज जॉम्बीज से लड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को मारने के लिए थी। सैंक्चुअरी के अंदर के प्लेयर्स अब शांत नहीं बैठ सकते थे। सभी के पास तेज मूवमेंट एबिलिटीज थीं, लेकिन असल लड़ाई की ताकत उनमें नहीं थी। अगर उन्होंने गेट बंद नहीं किया और ज्यादा ताकतवर प्लेयर्स अंदर नहीं आने दिए, तो वे आसानी से शिकार बन जाते। ब्लेड और लाइटनिंग प्लेयर्स जो अभी अंदर आए थे, ये समझ गए। जल्दी मिलकर बाहर के प्लेयर्स पर हमला कर दिया। तभी पब्लिक स्क्रीन पर प्लेयर डेथ्स की संख्या बढ़ने लगी। इंसानी स्वभाव सब जगह एक जैसा होता है। बाकी 3 सैंक्चुअरीज में भी क्रूर मौत की लड़ाई छिड़ गई। सभी सर्वेलेंस फीड्स में मैंने वंग तेंग को कहीं नहीं देखा, पर फिर भी वो सैंक्चुअरी क्यों जाता? किस्मत से ठीक वक्त पर वंग तेंग ने मुझे मैसेज किया, मार्क, देखो हम कभी साथ नहीं हुए, फिर भी इतना अच्छा काम किया। हम साथ बनने के लिए ही बने हैं। शर्म नहीं आती? मेरी पहचान उजागर करके मुझे मुश्किल में डालना तुम्हारा काम था। इतना गुस्सा मत हो। अगर मैंने वो योजना नहीं बनाई होती तो हम उन प्लेयर्स को मौत के घाट कैसे उतारते? तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए कि मैंने तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को खत्म किया। हम बात कर रहे थे, तभी सैंक्चुअरी पूरी कैपेसिटी पर पहुंचा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर खून नदियों की तरह बह रहा था। जो अंदर नहीं पहुंच सके थे, वे बेकार संघर्ष कर रहे थे। अंदर के प्लेयर्स जश्न मना रहे थे। उन्हें भी नहीं पता था कि उनके लिए क्या आने वाला है। मैं मुस्कुराया और वांग थेंग से कहा, शर्म की बात है कि तुम सैंक्चुअरी में नहीं हो। फिर मैंने एक बटन दबाया। तुरंत अंदर दफन हजारों टन विस्फोटक फट गए। झटका इतना जोरदार था कि बाहर बचे हुए प्लेयर्स भी टूट गए। विस्फोट के बाद प्लेयर काउंट 116 से घटकर कम हो गया। कुछ देर बाद सिर्फ 91 प्लेयर्स बचे। वंग तेंग ने आखिरकार मैसेज किया, मैंने तुम्हें कम आंका, मदद के लिए धन्यवाद। वरना इतने प्लेयर्स को शेल्टर में इकट्ठा करना मुश्किल था। जो फ्यूचर आइलैंड तक बिना प्लेन या शिप पहुंचे, वे अब खत्म हो गए। मैं 1 साल से योजना बना रहा था कि सबको एक साथ कैसे खत्म किया जाए। ये शेल्टर्स उनकी कब्र बन गए। इतने जल्दी शेल्टर एक्सप्लोजन की खबर नहीं फैल सकती थी। बाकी बचे प्लेयर्स को पता नहीं था क्या हुआ, लेकिन वांग तेंग को तुरंत पता चल गया। मतलब वो दूर से सब देख रहा था। तभी सिस्टम ने मुझे मैसेज किया, बधाई हो, तुम सबसे ज्यादा किल्स वाले प्लेयर बन गए हो। तुम्हें एक अतिरिक्त इनाम मिलता है। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। देखो, इस एपोकलिप्स में हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। 4 महीने बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हुआ और डूबे हुए इलाके सामने आ गए। सबने राहत की सांस ली कि शायद अब खतरा खत्म हो गया हुआ, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि बाढ़ के साथ एक महामारी भी आई है। कई मृत एनपीसीज अब जॉम्बी बन गए थे। पहला स्टेज क्लियर करने वाले 101 प्लेयर्स को बधाई। अगला स्टेज है एपोकलिप्टिक फ्लड नेक्स्ट, यानी एपोकलिप्टिक जॉम्बीज। अब आखिरकार एबिलिटीज चमकने का वक्त आ गया है, और वो नंबर 99 तो लगभग मर चुका है। तभी ल्यू रोयान ने मुझे प्राइवेट मैसेज किया, मार्क, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है। तुम इस जॉम्बी अपोकलिप्स में बच नहीं पाओगे। अगर तुम कुछ सप्लाईज मुझे दोगे और अपनी लोकेशन बताओगे तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूं। मैंने धीरे से एक सवालिया निशान टाइप किया। मेरी एबिलिटी को मत कम समझो, मैं बाढ़ से बचा हूं। पूरी तरह से अपनी एबिलिटी की वजह से। मुझे पता था कि उसने कैसे बचा था। उसने अपनी एबिलिटी से प्यार जगाया था और अपने पड़ोसियों से धोखे से सामान चुराया था, और जब बचाव आया तो वह सबसे पहले बचाई गई। मैंने जवाब दिया, ऐसा सोचकर माफ करना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी लू रोयान का जानना कि मैं सबसे अमीर आदमी हूं कोई संयोग नहीं था। जैसे मैंने प्लेन और शिप्स पहले ही नष्ट कर दिए थे, तो जॉम्बी वायरस ने हर महाद्वीप में फैलना शुरू कर दिया। खासकर पैसिफिक आइलैंड नेशंस और अंटार्कटिका के रास्ते कट गए थे। ट्रांसमिशन रास्ते कट चुके थे।
बेसिक zombies से निपटना आसान था, लेकिन वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था और बार बार फैलने के बाद म्यूटेशंस भी दिखने लगे। जैसा मैंने सोचा था, अब स्मार्ट zombies और जिनके पास पावर्स थे चुपचाप उभरने लगे। अगर कोई जॉम्बी एबिलिटी यूजर का मांस खा गया तो वो उनकी पावर्स भी पा सकता था। प्लेयर्स समझ गए कि बिना अलायंसेस के वे मर जाएंगे, इसीलिए उन्होंने मिलकर बेसिस बनाए ताकि जॉम्बी अटैक्स को रोक सकें। लेकिन बेसिस सिर्फ जॉम्बीज से ही नहीं लड़ रहे थे, वे आपस में भी लड़ रहे थे, सप्लाईज और अपनी जान के लिए जंग लड़ रहे थे। जॉम्बी वायरस से निपटने के लिए मैंने समुद्र में स्टील की जालियां लगाई ताकि संक्रमित मछलियां फ्यूचर आइलैंड तक न पहुंच सकें। ऊपर से इलेक्ट्रिक ग्रिड्स भी लगाए ताकि पक्षी भी ना उतर सकें। सूरज की रोशनी थोड़ी फीकी लग रही थी। बारिश वाले दिनों में मैं अपने अंडरग्राउंड बंकर में छुप जाता था। मशीन टेस्टिंग के बाद ही यकीन हुआ। बारिश साफ थी, पर मैं बाहर आने का जोखिम उठाऊं, यही सबसे बड़ा फर्क था जो जॉम्बी वायरस ने मुझ पर डाला। जमीन पर नेटवर्क पहले ही टूट चुके थे, एनपीसी सिर्फ रेडियो से ही संदेश भेज सकते थे। पर मैं उस पुराने सामान से नहीं उलझा। हजारों सैटेलाइट्स ने मुझे धरती की असली तस्वीर दिखाई, जैसे मैंने सोचा था। पक्षी वायरस फैलाते थे। जब वायरस कमजोर आइलैंड नेशंस पर पहुंचा तो पूरा द्वीप तुरंत नरक में बदल गया। प्लेयर नंबर्स लगातार घट रहे थे, प्लेयर्स एक एक करके गिर रहे थे। अब सिर्फ 30 बचे थे। तभी एक म्यूटेटेड बर्ड ज़ॉम्बी फ्यूचर आइलैंड के पानी के ऊपर उड़ रहा था। वो इलेक्ट्रिक ग्रिड से टकराया और तुरंत हाई वोल्टेज से जलकर राख हो गया। लेकिन एक पंख ग्रिड के बीच से गिर गया। एक रोबोटिक डॉग ने आग की जेट से उसे जला दिया। पंख राख हो गया। वो पक्षी शायद पैसिफिक आइलैंड से उड़कर आया था। उस दिन से रोज बड़े झुंड फ्यूचर आइलैंड के ऊपर से गुजरते थे। इलेक्ट्रिक ग्रिड पक्षी के शवों से भर गया था। रोबोट पूरे द्वीप पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, पक्षी के शरीर जलाकर ग्रिड साफ कर रहे थे। अगर फ्यूचर आइलैंड इतना खराब था तो बाकी जगह कैसी होगी, आप सोच सकते हैं। मैंने रोज की बीच वॉक्स छोड़ दी और पूरी तरह अंडरग्राउंड बंकर में रहने लगा। आज नया साल है, लेकिन दुनिया में किसी को जश्न मनाने का मूड नहीं था। मैं अपना न्यू ईयर्स डिनर खा रहा था और अपोकैलिप्स से पहले का आखिरी स्प्रिंग फेस्टिवल गाल देख रहा था। मैं अपने पुराने परिवार के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब मैं अकेला बचा था। अंदर सब सूना सा लग रहा था। मुझे वापस जाना था, आखिरी बचा हुआ इंसान बनना था। मैंने अपने न्यू ईयर्स ईव डिनर की फोटो खींचकर वांग तेंग को भेजी। 1 मिनट बाद वांग तेंग ने वो फोटो वर्ल्ड चैट में पोस्ट कर दी। मैं सोच सकता था कि बाकी प्लेयर्स पागल हो गए होंगे। गुस्से भरे कमेंट्स आ गए। प्लेयर 99 एस तो आराम से जी रहा है, हमें एक गर्म खाना भी नहीं मिलता और उसके पास तो पूरा खाना था। बहुत ज्यादा घमंड मत दिखाओ, अगर तुम्हें मिला तो मार डालूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैं इंतजार करूंगा। अगर तुम मुझे ढूंढ पाओ। मैंने कंप्यूटर खोला और उन 30 प्लेयर्स की प्रोफाइल देखी जिन्हें मैंने इकट्ठा किया था। उन्हें कुछ पता नहीं था। अपोकलिप्स से पहले मेरी नजरें हर जगह थीं। मेरे मर्सनरीज ने दुनिया भर में प्लेयर्स को ट्रैक किया और लंबे समय तक निगरानी रखी। मुझे हर प्लेयर की एबिलिटीज और कमजोरियां पता थीं। एपोकलिप्स के बाद मेरे मर्सनरीज मेरे जमा किए गए सप्लाईज से जिंदा रहे। वे मेरे लिए काम करते रहे और मैंने उनके लिए नए सप्लाईज अनलॉक किए। पैसा दुनिया चलाता है, पर एपोकलिप्स में सबसे कीमती चीज सप्लाईज हैं। 3 बड़ी ताकतें उभरी। सबसे पहली थी सेना, जिनके पास जबरदस्त हथियार और अजेय बेस था। वांग तेंग ने कमान संभाली थी। दूसरी थी जॉम्बी, जिनमें एक जॉम्बी किंग उभरा था, जो एबिलिटी यूजर्स, जॉम्बीज और प्लेयर्स को मारकर शक्तियां लेता था। ल्यू यानियन जॉम्बी किंग के साथ थी, उसकी खास साथी बन गई थी। तीसरी थी गैंग्स। आउटब्रेक से पहले प्लेयर 128 दुनिया के सबसे खतरनाक और अशांत देश में पहुंच चुका था। अपनी एबिलिटीज से उसने गैंग्स को अपने अधीन कर लिया था और गैंग्स ने आम लोगों को लूट कर अपनी ताकत बढ़ाई। बाकी 26 प्लेयर्स इन तीनों फैक्शंस में शामिल थे। प्लेयर 128 ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता था, एक बेहद ताकतवर एबिलिटी। एक एक मुकाबले में कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। फिर भी गैंग सबसे कमजोर थे। मैंने प्लेयर 128 के अवतार पर स्टाइलस से टैप किया। तुम सबसे पहले जाओगे। तभी सिस्टम अलर्ट फिर से बजा। 30 प्लेयर्स बचे हैं, डिफिकल्टी बढ़ रही है। लेवल 3 में प्रवेश, द फ्रोजन कॉन्टिनेंट। कोई तुरंत टूट गया। अपोकैलिप्स 1 साल 5 महीने पुराना था। सभी के पास सप्लाईज खत्म हो रहे थे। एक और आइस एज आने वाला था और इस ग्रह के सभी लोग मर जाएंगे।
लू यूरॉन ने चुपके से मुझे मैसेज किया, मार्क, अपने मैसेजेस चेक करो। मार्क, जल्द ही इस ग्रह पर सिर्फ ज़ॉम्बीज बचेंगे और मैं भी बच जाऊंगी। तुम मुझे ठुकराने का पछतावा जिंदगी भर करोगे। फिर उसने जॉम्बी किंग के साथ अपनी एक फोटो भेजी। मैंने ताना मारा, तो फिर मैं तुम्हें दोनों को साथ साथ परलोक भेज दूंगा। आइस एज ने पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लिया। मेरी ट्रॉपिकल आइलैंड भी प्रभावित हुई। फ्यूचर आइलैंड पर भी भारी बर्फबारी हुई। पहली चोट एरियल पावर ग्रिड को लगी। विंड और टाइडल पावर प्लांट्स भी बुरी तरह टूट गए। शुक्र है कि अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस का बैकअप न्यूक्लियर प्लांट अभी भी चल रहा था। गैंग्स सबसे पहले टूटे। उन्होंने ज्यादातर सिविलियंस के रिसोर्सेज लूट लिए थे। अंदरूनी तनाव बढ़ गए। लगातार झगड़े होने लगे। अवेकेंड प्लेयर्स एक एक करके मर रहे थे। मैंने वर्ल्ड चैनल पर प्लेयर 128 को प्राइवेट मैसेज किया, क्या हम साथ काम करें? मैंने तुम्हारे इलाके में सप्लाईज छुपाए हैं, उन्हें पालो तो तुम बच जाओगे। प्लेयर 128 ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैं चाहता हूं कि तुम जॉम्बी किंग को खत्म करो। मेरी साइंटिस्ट टीम ने एक जॉम्बी क्योर बनाया है। इसे छिड़क दो और वे गायब हो जाएंगे। लेकिन जैसा तुम जानते हो, मेरी कॉम्बैट स्टैट 0 है। सोचने के बाद मैंने कहा, 30 अवेकेंड में तुम सबसे ताकतवर हो। सिर्फ तुम इसे कर सकते हो। हम इंसान ठंड से डरते हैं, ज़ॉम्बीज नहीं। जितना ज्यादा यह चलेगा, उनकी जीत की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। चाहे मेरे पास कितने भी सप्लाईज हों, वे आखिरकार खत्म हो जाएंगे। फिर ज़ॉम्बी किंग के साथ प्लेयर 101 अंतिम विजेता बनेगा। ज़ॉम्बी किंग बहुत ताकतवर है। बिना क्योर के कोई अवेकेंड प्लेयर उसे नहीं मार सकता। मेरे पास क्योर है, तुम्हारे पास पावर्स हैं। चलो मिलकर ज़ॉम्बीज को खत्म करते हैं और 128 का भरोसा जीतते हैं। मैंने मर्सनरीज को ज़ॉम्बी क्योर और सप्लाईज भेजे। गैंग्स ने उस क्योर को एक ज़ॉम्बी पर इस्तेमाल किया। ज़ॉम्बी खून की तरह घुल गया और दर्द से चिल्लाया। वायरस भी साफ हो गया। 128 को लुभावना लगा। अगर सिर्फ मैं और वो बच गए तो मैं उसके लिए आसान निशाना था। मैं सबसे कमजोर प्लेयर था। उसके लिए मुझसे गठबंधन करना सबसे सही विकल्प था। एक रात सैकड़ों ड्रोन्स क्योर लेकर झुंड की तरफ उड़ गए। जॉम्बी किंग लियू रोयान को गोद में लेकर सो रहा था। उसकी तेज सुनवाई ने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। वह तुरंत उठ गया और लियू रोयान को आराम से सुला दिया। आसमान से क्यूअर और बर्फ की भारी बारिश होने लगी। हर तरफ क्यूअर और बर्फ मिलकर गिर रही थी और जो ज़ॉम्बीज क्यूअर की चपेट में आए वो दर्द से चिल्लाने लगे। एक के बाद एक वे खून में बदलने लगे। ज़ॉम्बी किंग गुस्से में आग बबूला हो गया। वह कूद पड़ा और अपनी हथेलियों से तेज रोशनी की किरणें निकालकर ड्रोन्स को तोड़ दिया। 128 ने खिलाड़ियों की अगुवाई करते हुए हमला किया। उसने अपनी ग्रेविटी पावर एक्टिवेट की और ज़ॉम्बी किंग को जमीन से मजबूती से पकड़ लिया। इतना ताकतवर होने के बावजूद वो अपनी कलाई भी हिला नहीं पाया। कई खिलाड़ी उस पर टूट पड़े। ज़ॉम्बी किंग की गर्दन से गूंजती दहाड़ निकली और छिपे हुए ज़ॉम्बीज बंदरों की तरह खिलाड़ियों पर झपट पड़े। 128 ने फिर से अपनी ताकत छोड़ी। ऊंची इमारतें ग्रेविटी की ताकत से टूटकर गिर गईं और बड़े बड़े पत्थर उन ज़ॉम्बीज पर टूट पड़े। ज़ॉम्बी किंग उन पत्थरों के नीचे दब गया। 128 के चेहरे पर जीत की मुस्कान आई। ये पत्थर ज़ॉम्बी किंग को पूरी तरह चूर चूर कर सकते थे। लियू रोयान बालकनी पर खड़ी थी। उसने अपना चेहरा छिपाकर चीख लगाई। 128 ने उंगली हिलाई और उसी पल जिस जगह वह खड़ी थी वह छत नीचे गिर गई। वह ऊंचाई से गिर पड़ी जो मौत के बराबर था। लेकिन आखिरी पल में ज़ॉम्बी किंग मलबे से बाहर निकला और लियू रोयान को पकड़ लिया। उसी समय उसके एक हाथ से अनगिनत धागे निकले जो 128 को बांधने लगे। 128 का चेहरा हैरानी से सफेद पड़ गया। उसे पता ही नहीं था कि ज़ॉम्बी किंग के पास ये चाल है। और फिर ज़ॉम्बी किंग ने धीरे से धागे खींचे। 128 का शरीर तुरंत टूट गया। लेकिन ज़ॉम्बी किंग को यह नहीं पता था कि 128 के शरीर में क्यूर भरा हुआ था। क्यूर के पैकेट फूट गए और उसे घेर लिया। लियू रोयान डर के मारे चीखी जब उसने देखा कि ज़ॉम्बी किंग खून की पूलों में घुल रहा है। यह जगह सच में नरक थी। वह अपनी जान बचाने के लिए भागी, लेकिन जल्द ही बर्फ के नीचे गिर गई। इस बार कोई उसे बचाने नहीं आया। किसी की मोहब्बत पर निर्भर ताकत आखिरकार कमजोर ही साबित हुई और 12 और खिलाड़ी वर्ल्ड चैट में ग्रे हो गए। मैंने अपने नोटबुक में एक एक करके उनके नंबर काटे। जब 128 तक पहुंचा
तो उसके सामने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लिखा था। जो चीजें बहुत हल्की हों, जैसे जॉम्बी किंग के सिल्क के धागे, उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं जानबूझकर इन जानकारियों का फायदा उठाता हूं ताकि हारने वाली लड़ाई जीत सकूं। अब मेरे सामने सिर्फ एक विरोधी बचा था, वांग तेंग, जो सेना को नियंत्रित करता था और वह इस गेम को खत्म करने के लिए बेताब था। उसने वर्ल्ड चैट में मुझे चुनौती दी। यह गेम हमेशा से स्मार्ट लोगों के लिए था। मार्क, तुमने अच्छा किया कि यहां तक पहुंचे, लेकिन हर गेम में हारने वाला होता है। अभी खुद को मारो और मैं तुम्हें यातना से बचाऊंगा। मैं जानता था तुम्हारे पास मर्सनरीज हैं, लेकिन वे सेना के सामने कुछ नहीं। तुम्हारे पास बस गंदा पैसा है। मेरे पास मिसाइलें और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट। छुपो कहीं भी, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। और मैंने चैट में उसे गालियां दी। वांग तेंग की माइंड कंट्रोल ताकत तो थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी भी थी। उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल आमने सामने करना पड़ता था। जब तक मैं अपने अंडरग्राउंड बंकर में था, वह मुझे छू भी नहीं सकता था। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि वह सीधे फ्यूचर आइलैंड पर मिसाइलें दागेगा। कई मिसाइलें फ्यूचर आइलैंड पर बरसने लगी और बहुत देर तक मैं ऑफलाइन नहीं हुआ। वांग तेंग को यकीन नहीं हो रहा था। मार्क, तुम्हारा छुपने का ठिकाना तो मजबूत निकला, तो मैं खुद आकर तुम्हें बाहर निकालूंगा। वह अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ आया। एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए मैंने जो रीफ्स लगाए थे, वे कुछ भी नहीं थे। जब वह फ्यूचर आइलैंड पर उतरा तो पूरा द्वीप धुएं में डूब गया। पहाड़ समतल हो गए, जमीन में गड्ढे पड़ गए, सारी सुरक्षा खत्म हो गई और वह अंडरग्राउंड बंकर के खुले दरवाजे को देखकर ऐसे मुस्कुराया जैसे जीत चुका हो। उसने अपने लोगों को भारी हथियारों से दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। कई बार भारी बमबारी के बाद दरवाजा उड़ गया और अंदर का रास्ता दिखा। मैंने तुरंत उसे वीडियो कॉल भेजा। उसने जवाब दिया और घमंडी लहजे में बोला, अब दया की भीख मांगने का कोई फायदा नहीं। मार्क, उसने अपनी ठोड़ी हिलाकर अपने लोगों को अंदर जाने का इशारा किया। मुझे बाहर निकालने की योजना बना रहा था। वीडियो में मैं शांति से पीछे लगे अनंत ब्रह्मांड की ओर इशारा करता हुआ बोला, किसने कहा मैं फ्यूचर आइलैंड पर हूं? अपनी आंखें खोलो और देखो मैं असल में कहां हूं। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, फ्यूचर आइलैंड पर एक नाभिकीय बम फटा। प्लेयर 100 का नाम आखिरकार ग्रे हो गया और सिस्टम ने तेज जीत की धुन बजाई। बधाई हो खिलाड़ी 99, तुम अकेले विजेता हो। तुमने गेम क्लियर कर दिया। वांग तांग के पास एक खास एबिलिटी वाला खिलाड़ी था जो किसी भी फोटो से सही कोऑर्डिनेट्स पता लगा सकता था। वो एबिलिटी पूरी तरह बेकार थी, लेकिन वांग टांग ने समझ लिया कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। उसने मुझे अनगिनत वीडियो कॉल की, मेरी लोकेशन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी कॉल नहीं उठाई। बाद में न्यू ईयर्स ईव पर मैंने उसे एक फोटो भेजी। उसने मुझे चुपके से इडियट कहा और खुशी खुशी मेरी लोकेशन ट्रैक की और इंतजार किया कि गैंग्स और ज़ॉम्बी किंग खत्म हो जाएं ताकि वह आकर सब कुछ ले सके और फिर मुझे उड़ा देने का फैसला किया। लेकिन मैं कैसे अनजान रह सकता था कि उसके पास कौन कौन से खिलाड़ी हैं। वो फोटो जानबूझकर उसे भेजी गई थी, उसे फ्यूचर आइलैंड पर लुभाने के लिए। और फोटो भेजने के बाद मैं फ्यूचर आइलैंड छोड़ चुका था। सिस्टम ने मुझे इनाम दिया, एक बार कहीं भी इंस्टेंट टेलीपोर्ट करने का मौका। अपने सारे सप्लाईज के साथ मैं एकदम से स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया, लेकिन सिस्टम ने मुझे अर्थ पर वापस आने का रास्ता नहीं दिया। मैं इस इनाम का इस्तेमाल आखिरी वक्त तक नहीं कर सकता था।